हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा शानदार होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ दिल खोलकर आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में। तो सभी बच्चे एक बार बता दें, आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कोई समस्या अगर आप लोगों के सामने है क्लास को लेकर तो जल्दी से आप लोग बताएं और फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम है भाई, सभी प्यारे बच्चों को राम राम है और सभी प्यारे बच्चों को सत श्री अकाल है, आदाब है और सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद जय भारत है। तो जल्दी से आ जाओ, आवाज मुझे बता दें एक बार कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हो, क्या आवाज सभी के पास पहुंच रही है? सभी बच्चों को दिखाई दे रही हूं मैं, सभी बच्चों को क्लास जो है वो बिल्कुल चलती हुई नजर आ रही है। तो आ जाए भाई, टॉपिक हम लोगों का चलेगा आज क्या, सेल, कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। सेल कोशिका चैप्टर हमारा चल रहा है, तो भैया आइए इस चैप्टर को ही अभी हमें कंप्लीट करना है। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल ही जाता है। आइए अब हम बात करते हैं सेल के बारे में। तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और हमने बात करी थी कि कोशिका जो होती है इसको किसने खोजा, यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं, और रॉबर्ट हुक और आपने ल्यूवेनहॉक जी के बारे में बहुत सारी बातें करी थी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे बच्चे किसके बारे में, आज हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो आइए आज आप एक हेडिंग डालेंगे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में, कोशिका सिद्धांत। आपको बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत क्या है, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया। तो जब प्यारे बच्चे कोशिका की खोज हो गई थी 1665 में और 1674 में खोज दी गई थी जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इसके बाद कोशिका पर रिसर्च चलती रही। अब रिसर्च चलती चलती प्यारे बच्चे एक ऐसा वर्ष आया जो था आप लोगों का 1838 और 1839। ठीक है, 1838 और 1839 दो ऐसे ईयर आए जिसमें खोज करी गई कोशिका सिद्धांत की। तो मैम ये कोशिका सिद्धांत क्या है? तो प्यारे बच्चों कोशिका सिद्धांत बताता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उन सबका शरीर कोशिका से बना है। अब वो चाहे सजीव कोई पेड़ पौधे हो या कोई जंतु हो। तो कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, चाहे जीवाणु की बात कर लो, चाहे पेड़ पौधों की बात कर लो, चाहे जंतुओं की बात कर लो, चाहे अपनी बात कर लो, तो हम सब तो आते हैं जंतुओं में है भाई, हम सब भी जंतुओं में है। मैं बायोलॉजी में कभी भी जब जंतुओं के बारे में बात करा करूँ ना तो अपने आप समझ लो हमारे बारे में भी बात हो रही है, क्योंकि हम भी जंतुओं में ही आते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, मैं MWTPO में बायोलॉजी पढ़ना है या नहीं बेटा, जीएस पोर्शन में 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकता है, तो बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल पढ़ना है। तो अब आप लोगों को मैंने क्या कहा कि हम आज बात करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, पूछा जाता है पेपर में, कब दिया था पूछा जाता है पेपर में, और क्या है ये कोशिका सिद्धांत ये भी पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया। तो आप लोग बताकर चलते हो, शिल्डेन और श्वान, दो साइंटिस्ट थे प्यारे बच्चे, शिल्डेन और श्वान ने दिया था। तो किसने दिया था भाई कोशिका सिद्धांत को? आप बताकर चलते हैं कि कोशिका सिद्धांत को शिल्डेन और श्वान ने दिया था। शिल्डेन, जिसको आप लोग बोलते हैं प्यारे साथी शिल्डेन, तो शिल्डेन नाम के साइंटिस्ट, शिल्डेन एंड श्वान, तो दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर क्या करा था, कोशिका सिद्धांत को दिया था। मैम कब दिया था? तो बताएंगे, अभी अभी कहा मैंने 1838 और 1839 दोनों ही ईयर है आपके कोशिका सिद्धांत के। अच्छा मैम जी, जो शिल्डेन थे इन्होंने क्या बताया, जो श्वान थे इन्होंने क्या बताया? तो शिल्डेन ने बताया कि जितने भी पादप है प्यारे बच्चे, जितने भी प्लांट है इस पृथ्वी पर, वो सबके सब किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं। तो शिल्डेन ने कहा था कि जितने भी प्लांट है वो कोशिका से बने होते हैं, कोशिका से बने हैं। शिल्डेन ने क्या बात बताई थी कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्लांट है, जितने भी पादप है, वो सारे के सारे कोशिका से बने हैं। ठीक है, तो बताएंगे मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल। तो कभी भी आपको पूछे कि जो शिल्डेन नाम के साइंटिस्ट थे, इसने जब कोशिका सिद्धांत को दिया था तो क्या बात बताई? तो शिल्डेन ने कहा था कि इस पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं वो सारे के सारे कोशिका से बने हैं। अब जब शिल्डेन ने इस बात को बता दिया, कब बता दिया बेटा? 1838 में। 1838 में शिल्डेन ने बताया कि इस पृथ्वी पर जितने भी पौधे हैं सब कोशिका से मिलकर बने हैं। तो अब ये बात खटक गई, किसको खटक गई? इनको खटक गई, श्वान को। श्वान ने क्या करा, अच्छा इसने बता दिया पेड़ पौधों के बारे में, अब मैं बात करूंगा जंतुओं के बारे में, अब मैं भी जंतुओं के शरीर में कोशिका को खोज कर दिखाऊंगा। तो इन्होंने, श्वान ने क्या करा, 1839 में खोज निकाला कि सारे जंतु जो है उनका भी शरीर कोशिका से मिलकर बना है। तो शिल्डेन ने तो पादपों के बारे में बता दिया और श्वान ने बता दिया जंतुओं के बारे में। फिर लास्ट में दोनों मिल गए, दोनों भाई, और कहा चलो चलो कोशिका सिद्धांत बना देते हैं। चल भाई दोनों भाई शिल्डेन और श्वान दोनों मिलकर कोशिका सिद्धांत बना देते हैं। तो जब भी कोशिका सिद्धांत पढ़ा जाएगा हम दोनों का नाम आएगा भाई। तो दोनों की सहमति हो गई और फिर मिलकर इसको कोशिका सिद्धांत कहा गया, और इसीलिए दोनों का नाम, जब भी कोशिका सिद्धांत आता है दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, शिल्डेन और श्वान। तो शिल्डेन ने क्या करा, ये तो आपने पढ़ लिया कि भाई बताया कि जितने भी प्लांट है, जितने भी पादप है वो कोशिका से बने हैं। ठीक है, वैसे श्वान ने बताया कि जंतु यानी कि जितने भी एनिमल होते हैं, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि जंतुओं का शरीर, इन्होंने कहा जंतुओं का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। तो चाहे पादप हो चाहे कोशिका, कोशिका से बना है, तो वो सब कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जंतुओं का शरीर कोशिका से बना होता है, ये बात बताई थी श्वान नाम के साइंटिस्ट ने। तो बताएंगे एनिमल, एनिमल ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल। तो जो एनिमल होते हैं वो भी किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इस प्रकार पादपों के बारे में भी पता चल गया कि पादप कोशिका से बने हैं, और जंतुओं के बारे में भी पता चल गया कि जंतु कोशिका से बने हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट को ही कहा जाता है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो जंतु और पादपों का शरीर कोशिकाओं से बना है, ये दोनों स्टेटमेंट बताने वाले कौन थे? शिल्डेन एंड श्वान थे। बात समझ में आ गई भाई सभी बच्चों को, है ना? चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे। एक बच्चे का एक मैसेज है, मैं उसको देख लूं जरा। बेटा 5 तारीख की क्लास तो अपलोड है, 15वां प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर नहीं डला हुआ है बेटा, डला हुआ होगा बिल्कुल। आप हमें नहीं दिख रही हैं, ऐसा क्यों हो गया भाई? मैं किसी को नहीं दिख रही हूँ, मैं तो सबको दिखनी चाहिए हूँ। अगर नहीं दिख रही हूँ तो एक बार वापस से क्लास से रिजॉइन हो जाओ। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मैम जो शिल्डेन और श्वान नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया था, जब आप इनकी फोटो देखते हो तो ये हैं प्यारे बच्चे आप लोगों के, ये है शिल्डेन नाम के साइंटिस्ट, शिल्डेन जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने पादपों के बारे में बताया, और ये है श्वान। श्वान, अच्छा संस्कृत में श्वान का मतलब होता है कुत्ता।
है ना। अब कुत्ता क्या है, एक पादप है, कुत्ता है, जंतु है, तो आप कहोगे जंतु। तो कई बार आप कभी कंफ्यूज हो जाओ ना पेपर में कि शिल्डन ने किसके बारे में बताया, श्वान ने किसके बारे में बताया, तो आप ऐसे याद कर लेना कि श्वान, श्वान का मतलब होता है संस्कृत में कुत्ता, और कुत्ता एक जंतु है, कुत्ता एक जंतु है, तो जंतुओं का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, इस बात को तो बताया श्वान ने, और पादपों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, इस बात को बताया था शिल्डन ने। ठीक है, अब मैम एक और साइंटिस्ट दिख रहे हैं हम लोगों को, रडोल्फ वर्च्यू। हमें तो यहाँ एक और साइंटिस्ट दिख रहे हैं, रडोल्फ वर्च्यू, और हमें यहाँ दिख रहे हैं। इन्होंने क्या करा था, तो बेटा रडोल्फ वर्च्यू जो है, इन्होंने भी एक काम करा था। रडोल्फ वर्च्यू जो है प्यारे बच्चे, इन्होंने भी एक महान काम करा था कोशिका के क्षेत्र में। तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं, रडोल्फ वर्च्यू के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, चलो आओ मैम। चैप्टर के एंड, जब तो चैप्टर एंड होता है तो प्रैक्टिस कहाँ होती है। अब देखो आप लोगों का जो ये बैच है मंडे से फ्राइडे चलता है ना, मंडे से फ्राइडे चला करती हैं आपकी क्लासेस। सैटरडे में आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस। देखो सैटरडे में आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, लेकिन जो टॉपिक हमारा हो चुका है उस टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपको मिला करेंगे क्विज के अंदर। तो सैटरडे में एप्लीकेशन पर ही आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज, जिस समय आपकी क्लास चलती है। जैसे 3 बजे आपकी बायो की क्लास चलती है, तो बायो की 3 बजे क्लास सैटरडे में तो नहीं होती, लेकिन क्लास तो नहीं चलेगी, लेकिन सैटरडे में 3 बजे आप जब एप्लीकेशन को खोलोगे तो वहाँ आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आपको करना है। वो एक क्विज है, वो आपकी प्रैक्टिस क्विज है, जो इस सैटरडे से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है बेटा, जो इस सैटरडे से हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, शुरू करने वाले हैं। आवाज सही नहीं आ रही है, क्या हो रहा है आवाज में, आवाज तो सही आ रही है, सबके कमेंट दिख रहे हैं, सब आराम से पढ़ो। तो अभी हमने क्या बात करी कि कोशिका सिद्धांत से क्वेश्चन आता है। कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, 2 साइंटिस्ट ने दिया था, शिल्डन और श्वान ने। श्वान ने क्या करा था, जंतुओं के बारे में बताया, शिल्डन ने क्या करा था, पादपों के बारे में बताया। क्या बताया कि भाई पादप और जंतु दोनों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, अब इन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में एक और बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ठीक है, तो ये इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बात को सिद्ध करने का काम करा था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है रडोल्फ वर्च्यू। रडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट थे बेटा, रडोल्फ वर्च्यू। तो आप लोगों को ये भी पूछ लेता है कि रडोल्फ वर्च्यू ने क्या किया था। तो रडोल्फ वर्च्यू नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि इन्होंने एक लाइन दी थी बेटा, इन्होंने एक लाइन दी थी। वो लाइन क्या थी, ओमनीस सेल्यूला, ओमनीस सेल्यूला। आप कहोगे मैम कौन सी लैंग्वेज बोलने लग गई, ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ये लाइन किसने दी थी भाई, तो आपको पेपर में ये लाइन लिखी आती है, ऐसे लिखी आती है, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले, ये लाइन ऐसे लिखी आएगी, ओमनीस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ये लाइन किसने दी थी, ऐसे पूछा जाता है। तो इस लाइन को लिखने वाले थे रडोल्फ वर्च्यू। रडोल्फ वर्च्यू एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा। तो इन्होंने इस लाइन को दिया था। इस लाइन का मतलब क्या है मैम, इस लाइन का अर्थ क्या होता है, इस लाइन का मीनिंग क्या होता है। तो इस लाइन का मतलब होता है कि पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, पुरानी कोशिकाओं से क्या होता है प्यारे बच्चे, नई कोशिकाओं का जन्म होता है। तो ये लाइन थी प्यारे बच्चे रडोल्फ वर्च्यू की, नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये आप लोगों को पूछा जाता है पेपर में कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित लाइन को दिया था। निम्नलिखित लाइन कौन सी है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसको किसने दिया था, तो आप कहेंगे रडोल्फ वर्च्यू ने। इस लाइन का मतलब क्या है, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो बताएंगे न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो भैया जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती हैं। कैसे मैडम, देखो होता क्या है, मान लो ये कोशिका है, मान लो एक छोटी सी कोशिका, इसका जन्म हुआ, अब बेचारी ये धीरे धीरे बड़ी होगी, ऐसे बड़ी होगी, फिर धीरे धीरे और बड़ी होगी। अब मान लीजिए ये पूर्ण रूप से वयस्क हो गई। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो मम्मी के पेट में बहुत छोटा सा होता है, धीरे धीरे उसकी मम्मी का पेट में विकास होता है, धीरे धीरे उसके आंख नाक हाथ पैर बनते हैं, फिर उसका जन्म होता है, जन्म लेने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो वयस्क हो जाता है। जैसे आप लोग का वयस्क हो, थोड़े दिन बाद आप में से कुछ ऐसे जिनकी शादी हो गई होगी, कुछ ऐसे जिनकी शादी होगी अभी आगे, है ना। तो जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हमारी शादी हो जाती है, फिर बच्चे होते हैं हमारे। तो वैसे ही जब एक कोशिका वयस्क हो जाती है, ये वयस्क कोशिका है, ये मैच्योर कोशिका है बेटा, ये मैच्योर कोशिका है, ये वयस्क सेल है। ठीक है, अब जब ये सेल पूरी रूप से वयस्क हो गई तो ये अपने आप को डिवाइड करने की सोचेगी, यानी अपने प्रोटोप्लाज्म को, अपने कोशिका द्रव को ऐसे 2 भागों में तोड़ देगी। तो इससे बन जाएंगी ऐसे करके 2 कोशिकाएं, इससे बन जाएंगी ऐसे करके 2 कोशिकाएं। तो ये हो गई पुरानी कोशिका, और ये जो बनी ये हो गई नई कोशिका। तो पुरानी कोशिका ही विभाजित होकर नई कोशिकाओं को जन्म देती है। ये था प्यारे बच्चे इस लाइन का मतलब। यानी हमारे शरीर में जो पुरानी कोशिकाएं हैं उन्हीं में विभाजन होता है, उन्हीं से नई 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 कोशिकाएं बनती जाती हैं और पूरा शरीर हमारा बनता चला जाता है। तो पुरानी कोशिकाएं ही क्या करती हैं, नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। ठीक है मैम, तंत्रिका सेल कहां पर होती है बेटा, तंत्रिका कोशिका आप लोगों के ब्रेन में है, आप लोगों की जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, आपकी मेरुरज्जु वहां है, आपकी बॉडी के अंदर फैली हुई है पूरी नर्व सेल। तो पूरा शरीर आपकी तंत्रिका कोशिकाओं से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये निकलती कहां से, बेसिकली आपके ब्रेन से। ये माइक्रोग्राफिया क्या, एक बच्चा पूछ रहा है बेटा, माइक्रोग्राफिया एक किताब का नाम है जो रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई ये किताब है, माइक्रोग्राफिया भी लिखवा दूंगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी बच्चों को, जिसको भी समझ में आया थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे चल रही हूँ, है ना, फिर मैं आगे चल रही हूँ भाई। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी भाई सेल थ्योरी। तो आपको पेपर में सिर्फ क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दी, शिल्डन और श्वान ने दी। किसने क्या बताया, कौन से सन में दी, ये मैंने आपको बताया। फिर आपको पूछ लेगा कि ये जो लाइन है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये किसने दी थी, रडोल्फ वर्च्यू ने दी थी। इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। इस लाइन का मतलब ये है ना कि भाई पुरानी कोशिका ही मैच्योर होकर आपने हिस्से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और उससे टूटकर 2 छोटी छोटी नई कोशिका बनती है। तो ये हो गई, ये आप लोगों की मान लीजिए कोशिका है, जब इसने अपने आप को विभाजित करा तो ऐसे इससे 2 कोशिकाएं बन गई। तो ये हो गई पुरानी कोशिका, यानी इसको आप बोल सकते हो मदर सेल। ये हो गई मम्मी कोशिका, ये मम्मी है, मम्मी ने 2 पुत्री कोशिकाओं को जन्म दिया, ये हो जाती है नई कोशिका। ये पुत्री कोशिका हो जाती है, इनको कहा जाता है डॉटर सेल। ये हो जाती है भाई डॉटर सेल। तो ये दोनों बन जाती है फिर डॉटर सेल। ये भी डॉटर सेल है, ये भी डॉटर सेल है। अब भविष्य में ये भी बड़ी होंगी, वयस्क होंगी, ये भी ऐसे ही विभाजित हो जाएंगी। जब ये पूर्ण रूप से वयस्क हो जाएंगी ऐसे, तो ये भी विभाजित होंगी और ये भी ऐसे 2 कोशिकाओं को जन्म देंगी, ऐसे ऐसे। तो एक कोशिका से ऐसे आपके शरीर में हजारों लाखों कोशिकाएं बन जाती हैं। तो पुरानी कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति का कारण बनती है। ये था उस लाइन का मतलब। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने कोशिका सिद्धांत को भी पढ़ लिया। अब एक बच्चे का डाउट है, मैं क्लियर कर देती हूँ। एक बच्चे ने पूछा मैं माइक्रोग्राफिया क्या है, माइक्रोग्राफिया
तो प्यारे बच्चे जो माइक्रोग्राफिया है ना, ये एक पुस्तक का नाम है, माइक्रोग्राफिया। ये माइक्रोग्राफिया जो है ये किताब का नाम है प्यारे बच्चे, ये एक बुक है माइक्रोग्राफिया, ये किताब है बेटा। मैम ये किताब किसने लिखी थी? तो ये किताब लिखी थी रॉबर्ट हुक ने। ये किताब किसकी है बेटा? रॉबर्ट हुक की। अगर आप इसको एक्स्ट्रा पॉइंट में या कहीं भी ऐड करना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। आपको पेपर में पूछे कि रॉबर्ट हुक की किताब का नाम क्या था, तो माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक की किताब है ये माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो माइक्रोग्राफिया किताब का नाम है बेटा जो रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। क्लियर? चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मैम जो कोशिका होती है, जो मैम सेल होती है, ये कितने प्रकार की होती है। तो आइए हेडिंग डालेंगे कोशिका के प्रकार। अब हम हेडिंग डालेंगे कोशिका के प्रकार। भाई आपके शरीर में जो कोशिका है वो कितने प्रकार की होती है ना, टाइप्स ऑफ सेल। तो इस पूरे संसार में जो कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये अब आपको पढ़ना है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल। तो प्यारे साथियों, अगर हम इस पूरे संसार में कोशिकाओं को ढूंढे तो कोशिका दो तरीके की होती है। कोशिका दो तरीके की होती है प्यारे बच्चे, ठीक है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है, ठीक है। ये थ्योरी प्रूफ हुई मैम? हाँ जी बेटा। तो ये थ्योरी बिल्कुल जो रेडॉल्फ रसू थे उन्होंने ही सेल थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश करी, या वास्तव में इन्होंने समझाया था कि जो एक पुरानी कोशिका हमारे शरीर में उसी से नई कोशिका बनती है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम आगे बात करेंगे। बिना बाया के ही, पता नहीं समझ रहे हैं बिना बाया के ही क्या बोल रहे हैं बेटा। तो अब देखो इधर, कोशिका दो प्रकार की होती है बेटा। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, और दोनों को बहुत आसान तरीके से समझकर चलना है हमें। तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू। ये कहानी है जिसमें एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। ये कहानी तब की है जब ब्रह्मांड बन रहा था। ये कहानी तब की है जब हमारा और तुम्हारा तो कोई नाम और निशान भी नहीं था। एक पृथ्वी नाम का एक गोला था, गोला है हमारा पृथ्वी भी, आपको पता है। तुम कौन से गोले से आए हो, तुम कौन से गोले पे रहते हो, तुम्हें पता है, तुम पृथ्वी गोले पर रहते हो। ये तब की बात है जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन आई तो जीवों ने जन्म लेना शुरू करा। तो प्यारे बच्चे तब एक कोशिका बनी जिसका नाम था प्रोकैरियोटिक सेल, जिसका नाम था भाई प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अकेंद्रीय कोशिका। कौन सी कोशिका भाई? अकेंद्रीय कोशिका। तो ये तब की बात है जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन आई और पृथ्वी पर जीवों का विकास होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो कोशिका बनी वो थी प्रोकैरियोटिक कोशिका, और धीरे 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 इसी पूरी प्रोकैरियोटिक कोशिका ने अपने आप को विकसित कर लिया, अपने आप को क्या करा, डेवलप, और इसी से डेवलप हो होकर बन गई यूकैरियोटिक कोशिका, बन गई प्यारे साथियों यूकैरियोटिक कोशिका। तो आप याद रखेंगे कि कोशिका होती है दो तरीके की, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक, यानी अकेंद्रीय कोशिका, और दूसरी होती है सकेंद्रीय कोशिका। अब इनके नाम के अंदर इनकी परिभाषा छुपी हुई है, जो इनका नाम है वही इनकी परिभाषा है। तो मैडम इनका नाम आपने हमें बताया, एक होती है यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक। तो प्रो का मतलब क्या होता है? अब कई बच्चे बोलेंगे मैडम जी प्रो का मतलब तो है आईफोन प्रो 16, आईफोन प्रो 15। तो ये तो प्रो हमने वर्ड सुना है, बिल्कुल सुना है। ये तो आईफोन की कंपनीज में चलते हैं, आईफोन प्रो 16 ले लो भैया, 17 ले लो, अब आएगा 17, 16 तो चल ही रहा है। तो ये जो आप लोगों का प्रो शब्द है ना, प्रो का मतलब होता है प्राचीन। प्रो का मतलब क्या होता है? प्राचीन। तो ये कैसी कोशिका है? ये प्राचीन कोशिका है, ये प्रिमिटिव सेल है। तो लिखेंगे ये प्राचीन कोशिका है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कोशिका एक प्राचीन कोशिका है, ठीक है। तो बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल एक प्राचीन सेल है, तो बताना इट इज प्रिमिटिव सेल। बेटा ये प्रिमिटिव सेल है, मतलब आग कोशिका, या आप बताकर चलते हो प्राचीन कोशिका है। मैंने कहा ना ये कोशिका तब बनी थी जब पृथ्वी पर हमारा नामो निशान भी नहीं था, हमारा नामो निशान भी था नहीं था प्यारे बच्चे। जैसे कोशिका चैप्टर खत्म होगा ना, मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगी कोशिका वाले चैप्टर के, ठीक है। पुरानी कोशिका कहाँ जाती है? पुरानी कोशिका फिर डेड हो जाती है, ये मैच्योर हो जाती है, इनका प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है, इनका प्रोटोप्लाज्म सूख गया तो ये डेड हो जाती है बेटा, डेड हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है पुरानी कोशिका। क्लियर? कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन है वो हम अभी पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं आपके विषाणु, वायरस, ठीक है। उस पॉइंट को मैं भी लिखवाऊंगी आप लोगों को। तो आपको कभी भी पूछे कि सबसे प्राचीन कोशिका कौन सी होती है, आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि प्रो का मतलब भी प्राचीन है। और मैम ये मैंने कहा ये विकसित कोशिका है, तो इसके बारे में लिखेंगे ये विकसित कोशिका है। भाई इसका विकास हो गया, ये विकसित कोशिका है। तो कौन सी कोशिका प्राय विकसित कोशिका है, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। तो बताना यूकैरियोटिक कोशिका। तो बताएंगे इट इज डेवलप्ड सेल। ये भैया डेवलप्ड सेल है। ये कैसी सेल है? डेवलप्ड सेल है, ये विकसित कोशिका है। इसमें बहुत सारी चीजों का विकास हो गया। जैसे अगर मैं आपको कहूं ये पुराना मोबाइल फोन है और ये आज का मोबाइल फोन है, ये पुराना मोबाइल फोन है। क्या पुराने मोबाइल फोन में कोई फीचर्स थे? ये बताओ। पुराने मोबाइल फोन ऐसे आते थे, उनमें बटन थे, बस टू 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 टू, बस बटन दबाओ, कॉल करो किसी को और कॉल काट दो। ना उसमें यूट्यूब चलता था, ना उसमें ऑनलाइन शॉपिंग होती थी, ना उसमें रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन चलती थी, कुछ नहीं था पुराने फोन में। लेकिन पुराने फोन ने ही धीरे 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 टेक्नोलॉजी के आधार पर आज के फोन बन गए हैं। आज के फोन में क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम ना कर सको? आज के फोन में यूट्यूब तुम चला लो, आज के फोन में Amazon प्राइम पर मूवी तुम देख लो, आज के फोन में ऑनलाइन शॉपिंग तुम कर लो, रोजगार अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड तुम कर लो, लाइव क्लासेस तुम ले लो, सिलेक्शन तुम ले लो, रिजल्ट तुम देख लो। आज के फोन में कोई ऐसा फीचर है जो नहीं हो सकता? तो कहोगे मैम नहीं, आज का फोन तो पूरा अपने आप में एक कंप्यूटर है, कुछ भी कर लो आज के फोन में, तो है ना। तो ये कोशिका प्राचीन थी, तो ये पुराने मोबाइल फोन। अगर मैं आपसे कहूं कि पुराने मोबाइल फोन में यूट्यूब था, अगर मैं आपसे कहूं अगर इन दोनों को एक फोन की तरह हम लोग पढ़ें, तो मुझे बताओ, आपके लिए प्रश्न आया कि कौन से मोबाइल फोन में यूट्यूब की सुविधा नहीं थी, तो बताओ कौन से मोबाइल फोन में बताओगे, कौन से मोबाइल फोन में यूट्यूब की सुविधा नहीं थी? तो तुम्हें तो पता है ना, यही वाला पुराना फोन है। पुराने फोन में यूट्यूब की सुविधा तो थी ही नहीं प्यारे बच्चे, है ना। नाखून में भी हाँ जी होती है, बिल्कुल कोशिका होती है आपके नाखून में। ये डेड सेल होती है आप लोगों की, जो आगे की तरफ बढ़ रही है, जहां जहां ब्लड की सप्लाई हो रही है, जहां आपको दर्द होता है, वो आप लोगों की लिविंग सेल है, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे मैम ये पुरानी कोशिका, इसमें यूट्यूब की सुविधा नहीं थी। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रही हूं कि जब भी पेपर में आपको क्वेश्चन बनता है, कोई भी पार्ट दे दे और कहे कि बताओ ये किस प्रकार की कोशिका में नहीं होता, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यहां नहीं है, लेकिन यहां सब है। तो कौन सा कोशिकांग है जो पाया जाता है, किस प्रकार की कोशिका में कोशिकांग होता है? तो पाए जाने वाली बात तो यहां पर होगी, नहीं पाई जाने वाली बात यहां। तो चलिए सिलसिला शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता।
केंद्रक नहीं पाया जाता। कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है? आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो लिखेंगे न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो न्यूक्लियस यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? झटाझट फटाफट लिखते चलो चीजों को। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसी कोशिका है जो पुरानी थी, पुराना मोबाइल फोन है, इसमें केंद्रक नहीं था। लेकिन यहाँ पर बात करोगे तो बताएंगे केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर बात करोगे तो केंद्रक पाया जाता है। तो कौन सी कोशिका है जिसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है? तो बताएंगे प्रोकैरियोटिक, हैव न्यूक्लियस। ये ऐसी कोशिका थी जिसमें केंद्रक पाया जाता है। अब नाम से भी पहचान सकते हो, इसको कहते हैं अकेंद्री, इसको कहते हैं सकेंद्री। सा का मतलब साथ में, केंद्रक के साथ वाली कोशिका है। आ का मतलब नहीं, मतलब अकेंद्री मतलब इसमें केंद्रक है ही नहीं। तो अगर आपने पहले पॉइंट की बात करी तो ये प्राचीन है, वो विकसित है। दूसरे पॉइंट की बात करी तो मैडम जी दूसरा पॉइंट ये है कि इनमें केंद्रक नहीं है, इनमें केंद्रक है। तीसरा पॉइंट आ जाओ, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो आप लोगों की प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसके अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। तो डीएनए सर्पिलाकार होता है, ठीक है, सर्पिलाकार होता है। इसके अंदर डीएनए कैसा होता है? सर्पिलाकार डीएनए होता है इसके अंदर, यानी कि सर्कुलेटरी होता है इनके अंदर जो डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें अगर बात करते हैं तो बताएंगे डीएनए जो होता है, डीएनए रेखित होता है, ठीक है, रेखित होता है। रेखित मतलब लीनियर होता है इनका डीएनए। तो लिख लेना डीएनए इज लीनियर, डीएनए इज लीनियर। आपको पूछेगा कि कौन सी कोशिका है जिसमें डीएनए लीनियर होता है, रेखित रेखा, एक रेखा में होता है, और कौन सी कोशिका है जिसमें डीएनए सर्पिलाकार होता है। मैम डीएनए क्या होता है? आ जाओ समझाती हूँ। देखो भाई समझो, इस कोशिका को देखोगे आप, इस कोशिका को देखो, ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो इसको। ये क्या है बेटा? ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ये कैसी कोशिका है? ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है ना। ये एक अकेंद्री कोशिका है। अब मैडम जी अकेंद्री मतलब केंद्रक नहीं है इसके अंदर। मैम केंद्रक क्या होता है? चलो इसको देखो, आप देखेंगे अब एक कोशिका, हाँ रुक जाओ भाई, अब आप देखेंगे इस कोशिका को, देखो ये कौन सी कोशिका है? तो आप कहोगे मैम ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है। कैसी सेल है बेटा? यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक को आप कहते थे केंद्रीय कोशिका, मतलब ये केंद्रीय कोशिका है, इसमें केंद्रक होता है। कहाँ है केंद्रक? देखो ये रहा बीचों बीच, ये रहा ग्रीन कलर का केंद्रक। तो कोशिका के सेंटर में जो चीज होती है उसको कहते हैं केंद्रक, ये है केंद्रक। जबकि इस वाली कोशिका में तुम्हें केंद्रक दिख रहा है क्या? ये जो कोशिका है इसमें तुम्हें केंद्रक दिख रहा है क्या बीच में? तुम कहोगे नहीं मैम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच में कोई केंद्रक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, यहाँ देखो दोनों को ध्यान से, ये देखो, ये वाली आपकी यूकैरियोटिक सेल है, ये वाली प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल में देखो तुम्हें केंद्रक दिख रहा है, जबकि यहाँ पर तुम्हें कोई केंद्रक नहीं दिख रहा। अब बात करते हैं डीएनए की। मैम डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए सारी कोशिकाओं में है, सबके पास है डीएनए, ठीक है। अब अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं, जो डीएनए है वो कैसा होगा? तो इसके अंदर होता है डीएनए लीनियर, मतलब ऐसा एक सीधी रेखा में, ऐसे ऐसे, मतलब आप मानकर चलो तो हमारे अंदर जो डीएनए है वो इस तरीके का आपको दिखेगा। ये दोनों हेलिक्स आपस में लग जाते हैं, वो अलग बात है। तो याद रखोगे रेखित डीएनए है, रेखित डीएनए। तो इसके पास कैसा डीएनए है? आप बताओगे रेखित, लीनियर डीएनए है। जबकि आप इसकी बात करो प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो देखो ये सांप सा जो लहरा है, ये इसका डीएनए है, देखो ये इसका डीएनए। तो तुम्हें दिख रहा है इसका डीएनए कैसा है? सर्पिलाकार। इसका डीएनए कैसा है प्यारे बच्चे? सर्पिलाकार है। इसका डीएनए है सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है इसके अंदर। समझ में आ गई बात? तो आपको यही पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी कोशिका में कैसा डीएनए है, पेपर में आ सकता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो डीएनए है वो रेखित है, लीनियर है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए दिख रहा है सर्पिलाकार, जैसे कोई सांप लहरें ले रहा हो, है ना, ऐसा डीएनए। तो जब मैंने आप लोगों को ये वाली दिखाई थी तो देखा ऐसा लग रहा है जैसे मैगी बैठी हो बीच में, मैगी 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 मैगी। तो तुम्हें मैगी नहीं लग रही है? मैगी, ये मैगी नहीं है, ये इसका डीएनए है, ये इसका डीएनए है। तो दिख रहा है ना सर्कुलेटरी डीएनए, सर्पिलाकार डीएनए। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ। तो हम आ जाएंगे वापस से अपने टॉपिक की तरफ। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ केंद्रक है ही नहीं, बीचों बीच जो जगह होती है वो है ही नहीं, यहाँ केंद्रक है, यहाँ डीएनए जो है सर्पिलाकार है, यहाँ डीएनए लीनियर है। अब थोड़ा सा इसके स्टेटमेंट को इंग्लिश में लिख देती हूँ, है ना, इसको इंग्लिश में लिख दो, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो यहाँ पर बताओगे सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर। अब आओ अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फिर से बात करते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की। फिर से बात करेंगे, एक एक पॉइंट को रटना है हम लोगों को, एक एक पॉइंट को समझना है, दिमाग में बैठा देना है। प्रोकैरियोटिक इधर लिखेंगे, यूकैरियोटिक, ठीक है। अगला पॉइंट कि मैम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं बेटा? राइबोसोम जो होते हैं ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग है। मतलब जब आप एक कोशिका को बड़े ध्यान से देखते हो ना, जब आप एक कोशिका को बड़े ध्यान से देखते हो, देखो इस वाली कोशिका को, सारे बालक बड़े ध्यान से देखो, 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तुम 1 सेकंड देख लो बस। इस कोशिका को बड़े ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये एक सैंडविच हो, सैंडविच में तुम्हें टमाटर और तुम्हें बैंगन और गोभी और आलू और पपीता सब रख के दे दिया हो मैंने, तो एक सैंडविच लग रही है तुम्हें, बस मुंह खोलने की जरूरत है और मुंह में जाने की जरूरत है। तो बेटा ये सैंडविच नहीं है, ये आपकी कोशिका है। मैम इसमें ये जो हमें रंग बिरंगी चीजें दिख रही हैं, ये टमाटर बैंगन आलू के जैसी जो हमें चीजें दिख रही हैं, ये सब है कोशिकांग, ये सब है बेटा कोशिकांग। इनको अभी आगे पढ़ोगे, अभी के लिए समझ लो ये सारे कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग हैं। जैसे मैं आपको कहूँ आपकी बॉडी के अंदर क्या है, तुम कहोगे मैम हमारी बॉडी को अंदर से देखे तो लीवर, किडनी, हमारी आंतें, हमारा दिल, हमारी जो बॉडी के अंदर मसल्स हैं वो सब दिखाई देगी हमें। वैसे ही एक कोशिका को जब देखोगे तो उसमें भी ये सारी चीजें तुम्हें नजर आती हैं, इनको कहते हैं कोशिकांग। तो आपको पूछता है कि ये कोशिकांग प्रोकैरियोटिक में कौन से हैं और यूकैरियोटिक में कौन से हैं, ऐसे पूछता है। तो हमें सारा इन्हीं के बारे में पढ़ना है। अब मैंने आपको कह दिया ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है इसके बारे में तो आप जान ही गए कि भैया ये प्रोकैरियोटिक में तो है ही नहीं, ये यूकैरियोटिक में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं राइबोसोम की। तुम्हें कहां दिख रहे हैं राइबोसोम? ये बैठे राइबोसोम, ये जो नन्हे नन्हे से दाने दिख रहे हैं ये राइबोसोम है। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी राइबोसोम है कहां है? देखो ये बैठे, ये रे इसके राइबोसोम, ये क्या है? इसके राइबोसोम है ना। और मैम अभी आपने जो हमें कोशिका दिखाई थी यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक है मैम, इसमें भी बैठे हैं राइबोसोम, ये बैठे। तो दोनों में अंतर क्या है? क्या दोनों एक जैसे हैं? तो हम कहेंगे नहीं, दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है? आ जाओ अब बताती हूँ। तो आपको पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम है वो कैसे होते हैं? तो आप कहोगे छोटे वाले होते हैं 70S। अच्छा मुझे बात बताओ, 80 बड़ा होता है या आप लोग बताओ 70 बड़ा होता है? 80 बड़ा होता है या 70 बड़ा होता है?
जल्दी बताओ प्यारे बच्चे, डीएनए क्या काम करता है? बेटा मैं डीएनए वीएनए ना ये भी सब पढ़ाऊंगी आपको। अभी आप एक मोटा मोटा बेसिक पॉइंट पढ़ रहे हो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। अभी जब एक एक करके मैं आपको कोशिकांग पढ़ाऊंगी ना, तो उसमें डीएनए को भी, उसको न्यूक्लियस केंद्रक को भी डिटेल में बताऊंगी, केंद्र के अंदर होता है डीएनए, उसको भी डिटेल में बताऊंगी, है ना। तो अभी हमें अपने टॉपिक को आज करना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस करना है। अभी डिटेल में इन सारी चीजों को भी इस पॉइंट के बाद पढ़ेंगे। ये जो आपका डिफरेंस खत्म हो जाएगा ना जब दोनों में, तब हम आएंगे कोशिकांगों पर, तब मैं आपको डीएनए को डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी आप लोग सिर्फ एक एक पॉइंट को ध्यान में रखो, क्योंकि आज जब आप रात को बायोलॉजी का रिवीजन करोगे तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आज का मुद्दा ये है। अभी फालतू की चीजों को भूल जाओ, सारी चीजों को भूल जाओ। अभी आपको सिर्फ मैं बता रही हूं कि प्रोकैरियोटिक में क्या क्या होता है और यूकैरियोटिक में क्या क्या होता है। अब ये क्या काम करते हैं इनके बारे में भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कहा कि कोशिका के अंदर छोटे 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 भाग नजर आते हैं जिनको कहते हैं राइबोसोम। ये दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मैम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें राइबोसोम कैसे होते हैं? 70s वाले होते हैं। अब 70s क्या है इसको डिटेल में पढ़ोगे भी आगे आप। मैम इसमें कौन से राइबोसोम होते हैं? तो ये थोड़ी बड़ी कोशिका होती है यूकैरियोटिक वाली, थोड़ी विकसित है बेटा, बड़ी है ना, जैसे आज के मोबाइल फोन थोड़े बड़े हैं साइज में। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि इनमें जो राइबोसोम होते हैं वो थोड़े बड़े वाले होते हैं। इनके अंदर राइबोसोम आपको 80s मिलते हैं। तो छोटे राइबोसोम छोटी कोशिका में, बड़े राइबोसोम बड़ी कोशिका में, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें जो डीएनए होता है, मैडम आपने अभी कहा वो सर्कुलर है, लेकिन डीएनए पर एक प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, वो यहां नहीं पाई जाती। तो मतलब इसका डीएनए एकदम सिंपल है। तो लिखेंगे डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। पूछ लेता है पेपर में, हिस्टोन प्रोटीन किसके डीएनए पर होती है? तो आप कहेंगे यूकैरियोटिक सेल जो होती है इसके डीएनए पर होती है हिस्टोन प्रोटीन। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ठीक है। तो लिखेंगे डीएनए विदाउट हिस्टोन, डीएनए विदाउट हिस्टोन। तो डीएनए जो होता है वो विदाउट हिस्टोन होता है, ठीक है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। तो आप लोगों को पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है जिसके डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती? आप आंसर ठोकर आना प्रोकैरियोटिक, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कौन सी कोशिका है जिसके डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है? आप आंसर लगाकर आना यूकैरियोटिक। तो बताएंगे डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने बताया कि जो डीएनए है इस पर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, क्लियर भाई। तो लिखेंगे डीएनए विद हिस्टोन, ठीक है। जैसे कि आप लोग बर्थडे का केक मंगाते हो, अब बर्थडे के केक पर चॉकलेट लगी हुई भी होती है। बहुत सा बर्थडे का केक ऐसा होता है जिस पर चॉकलेट हम लोग लगा देते हैं। बहुत सा बर्थडे का केक ऐसा है तो जिसे देखकर मन थोड़ा हो जाता है इसमें तो चॉकलेट ही नहीं लग रही। तो मतलब ये बिना चॉकलेट वाला क्या है आपका केक है और ये चॉकलेट वाला केक है। ये ऐसी कोशिका है जिसमें जो डीएनए है उस पर क्या लगा हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन को तुम चॉकलेट समझो। मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए, ऐसा डीएनए किसमें होता है बताओ? ऐसा डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो भैया इस पर कोई तुम्हें चॉकलेट लगी हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन जब तुम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हो तो इसका जो डीएनए होता है इसके डीएनए पर जगह जगह यहाँ ऐसे ऐसे ये मिलती है, ऐसे ऐसे चॉकलेट लगी मिलती है। ये चॉकलेट मतलब यही है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो किसके डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन होती है और किसके पर नहीं, ये आपको आज याद हो गया होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए इसमें कोई चॉकलेट नहीं है, कोई हिस्टोन नहीं है। लेकिन यहां अगर देखोगे यूकैरियोटिक पर तो प्यारे बच्चे यहां पर आपको हिस्टोन प्रोटीन दिखती है। बफरिंग हो रही है क्या? दोहरी झिल्ली किसमें होती है वो भी अभी बताएंगे, है ना। हाँ दोहरी झिल्ली भी प्रतीक जी बिल्कुल बताएंगे। वैसे तुम पूछो तो सही क्या चीज पूछना चाह रहे हो। डीपी में कितना क्वेश्चन आता है बेटा? डीपी में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। आप किसका पूछ रहे हो? अगर आप बायोलॉजी का पूछ रहे हो तो 1 से 2 आपको मिल जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 3 भी मिल जाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, आप आ जाओ, आगे बात करेंगे। मनुष्य में बोनापन वृद्धि हार्मोन की कमी की वजह से होता है। वृद्धि हार्मोन अभी बाद में पढ़ेंगे। तो पहले आपने मेन पॉइंट जान लिए हैं, चलो आओ आगे बात करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट जो पॉइंट होगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में वो ये होगा कि जो आप लोगों से कभी भी पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है वो कौन कौन से होते हैं, तो बताओगे कि यहाँ झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते। तो लिखेंगे भाई झिल्ली नुमा, आप लोगों को लिखना है झिल्ली नुमा कोशिकांग नहीं होते। भाई मैंने आपको क्या कहा कि जब नहीं वाली बात आती है तो आपको प्रोकैरियोटिक बताना है। तो यहाँ झिल्ली नुमा कोशिकांग नहीं होते। अभी तक तुमने देखा कि यहाँ नहीं होता रहा है, केंद्रक भी नहीं है ना, और हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है इनके पास झिल्ली नुमा कोशिकांग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास। यहाँ सब कुछ है। तो लिखोगे झिल्ली नुमा कोशिकांग नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड, आप लोग बताएंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल या ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब ये कौन सी नई बला आ गई? मेम्ब्रेन बाउंडेड। अभी तक तो हमारे दिमाग में हिस्टोन ही नहीं फिट हुआ था, तुमने एक और नया पॉइंट चूज दिया यहाँ पर, झिल्ली नुमा कोशिकांग नहीं होते। अब इसको कैसे फिट करें? अभी फिट हो जाएगा, पहले मुझे लिखने दो, ठीक है। अगर इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर पाए जाते हैं, बताएंगे सभी पाए जाते हैं, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ। तो लिखेंगे सभी पाए जाते हैं, ठीक है, सभी पाए जाते हैं। तो आ जाओ फिर से डायग्राम से समझते हैं। ऑल आर प्रेजेंट, यहाँ पर झिल्ली नुमा बिना झिल्ली नुमा सब पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक के पास सब कुछ है। अब चलो आ जाओ फिर से डायग्राम से समझते हैं। जब आप इस कोशिका को देख रहे हो तो ये मैंने कहा ये सब कोशिकांग तो है। हाँ जी मैम ये सब कोशिकांग है। और मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर? देखो ये कोशिकांग तो लिखा हुआ है कि भाई झिल्ली नुमा कोशिकांग नहीं होते। तो कोशिकांग क्या होते हैं? इतना तो समझ में आया कि ये कोशिका के अंदर जो ये भरे हुए हैं इनको कहते हैं कोशिकांग। प्यारे बच्चे इनको क्या कहते हैं? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल इनको कहा जाता है। अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको ज्यादा ठंड लगती है, कुछ ऐसे हैं जो डबल रजाई ओढ़कर बैठे हैं, वही होते हैं झिल्ली नुमा कोशिकांग। कुछ ऐसे हैं जिनको कम ठंड लगती है जो एक ही रजाई ओढ़कर बैठे हैं। तो अब मैडम जी इन कोशिकांगों में कौन झिल्ली वाले हैं? तो प्यारे बच्चे अगर आप कोशिका के अंदर कोशिकांगों की बात करते हो, अगर आप किसी कोशिका के अंदर कोशिकांगों की बात करते हो, है ना, कोशिकांग की अगर हम लोग बात करते हैं, हम ऑर्गेनल्स की अगर बात करते हैं, तो बेटा ये 2 तरीके के होते हैं। कोशिकांग जो होंगे ये 2 तरीके के हैं। एक होते हैं एकल झिल्ली वाले या एक होते हैं प्यारे बच्चे झिल्ली नुमा। आप लोग बताकर चलते हो झिल्ली नुमा।
एक होते हैं झिल्ली-नुमा, मेम्ब्रेन वाले। मेम्ब्रेन का मतलब समझ रहे हो? मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोई भी झिल्ली, जैसे जब तुम कभी भंडारे में जाते हो, जब भाई कहीं भी भंडारा हो रहा है, कोशिका का रंग कैसा होता है मैम? बेटा कोशिका का जो रंग होता है बेसिकली, कोशिका का कोई रंग नहीं है, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसकी स्टेनिंग करनी पड़ती है। स्टेनिंग मतलब इसको हमें कलर में रंगना पड़ता है। आयोडीन वगैरह का कलर होता है या सैफरीन वगैरह का कलर होता है, वो इस पर हमें डालना पड़ता है, तो तब वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो कोशिका जो है बेसिकल अलग अलग कलर ले सकती है, अलग अलग कलर चेंज कर सकती है, बट हम माइक्रोस्कोप में इसको अपने अकॉर्डिंगली इस तरीके से हम इसकी पिक्चर्स जो होती है उनको दिखाकर चलते हैं। ठीक है, तो आओ, जब हम कोशिकांग की बात करते हैं तो कोशिकांग दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं झिल्ली-नुमा, एक होते हैं बिना झिल्ली। ठीक है, एक होंगे झिल्ली-नुमा और एक होते हैं बिना झिल्ली वाले, मतलब जिनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं है, बिना झिल्ली वाले। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस, एक होते हैं मेम्ब्रेन लेस, मतलब एक तो होंगे जिन पर झिल्ली है और एक होंगे जिन पर झिल्ली नहीं है। अब जैसे तुम किसी भंडारे में जाते हो, भंडारे में भाई तुम्हारे परिवार में हो रहा है, वो तुमसे कहते हैं हलवा ले लो भैया, घर के लिए प्रसाद ले जाओ। मेरे साथ तो होता था, मैं करती थी, अभी भी करती हूँ उस काम को। अगर किसी का भंडारा हो रहा है, मैं पहुंचती हूँ, मेरी जान पहचान के तो कहते हैं प्रसाद तो ले जाओ, मैं कहती हूँ बिल्कुल ले जाएंगे, तुम हलवा दे दो हमें। तो वो हलवा डालते हैं पॉलिथीन में करके, उन्होंने हलवा दिया। अब वो पॉलिथीन जो है थोड़ी सी पतली है, मुझे लग रहा है ये फट जाएगा, हलवा नीचे गिर जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ इसको ना डबल पॉलिथीन में कर दो। तो वो क्या करते हैं कि एक पॉलिथीन में हलवे को करा, फिर दूसरी पॉलिथीन लेकर उसमें डाल दिया वो हलवा, तो वो डबल मेम्ब्रेन हो गई, फिर मतलब दो पॉलिथीन में वो हलवा कवर कर दिया। अब क्या होगा, वो हलवा गिरेगा नहीं, क्योंकि पॉलिथीन फटेगी नहीं, मजबूती मिल गई उसको, अब है ना, हलवे को मजबूती मिल गई, अब वो हलवा जो है वो गिरेगा नहीं। बेटा स्टोन प्रोटीन क्या काम करती है? बेटा स्टोन प्रोटीन जो होती है ये डीएनए के अंदर, जो डीएनए की जैसे हमारा डीएनए सर्कुलेट होता है, मतलब ऐसे करके हमारे हेलिक्स जो है जब वो बनेंगे तो उनकी संरचना को बनाने में काम करती है, जो स्टोन प्रोटीन होती है। आप इनके बारे में भी पढ़ोगे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्लियर? हाँ, तो अब आप लोग बताएंगे कि जो मेम्ब्रेन होती है ये एक परतनुमा संरचना, इसको आप बोल सकते हो। तो कोशिका के अंदर ऐसे कोशिकांग जो ऐसे ऐसे दो झिल्लियों में बंद होते हैं उनको कहते हैं दोहरी झिल्ली कोशिकांग, और जो एक ही झिल्ली में बंद होते हैं उनको कहते हैं एक झिल्ली कोशिकांग। तो चाहे दोहरी, अब ये जो झिल्ली नुमा है ना, ये भी दो भागों में बटे हुए हैं। एक होते हैं दोहरी झिल्ली वाले, यानी कि डबल मेम्ब्रेन वाले। आपको कभी भी पेपर में पूछता है कि कोशिका के अंदर जो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग है वो कौन से हैं, और एक होते हैं एकल झिल्ली वाले, यानी जिनके पास एक ही झिल्ली है, सिंगल मेम्ब्रेन। तो जब आप लोग सिंगल मेम्ब्रेन की बात करते हो तो ये कौन कौन होते हैं, तो आप लोग बताएंगे ईआर होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एक होता है गोल्गी बॉडी, एक होता है प्यारे बच्चे गोल्गी बॉडी। अभी आप इनको डिटेल में पढ़ोगे आगे, अभी आपको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। डबल झिल्ली वाले बहुत आते हैं, तो बेटा एक तो डबल झिल्ली वाला केंद्रक होता है न्यूक्लियस, आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोटिक में होता ही नहीं है, ये दोहरी झिल्ली वाला है, यूकैरियोटिक में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्यारे बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया नाम जरूर सुना होगा सभी ने, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला होता है। और एक और होता है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड जिसको कहते हो, प्लास्टिड जिसको कहते हैं, प्लास्टिड यानी कि लवक। तो ये तीन होते हैं दोहरी झिल्ली वाले। कभी भी आपको पेपर में आएगा कि कोशिका के अंदर कौन से कोशिकांग हैं जो दो झिल्ली वाले हैं, इन तीनों को अपनी निगाहों में उतार लो, आज इन तीनों को अपनी नजरों में बसा लो, है ना, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। अभी ये मत पूछना ये क्या होते हैं, क्योंकि इनको भी डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे, तब आप अपने आप क्लियर कर लोगे इनको कि अच्छा ये होते हैं। तो अभी हमने बात करी कि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग भरे हुए हैं ठूस ठूस कर, वो दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं, बिना झिल्ली वाले और झिल्ली वाले। झिल्ली वालों को दो भागों में बांट दिया है, जिन पर दो झिल्ली है और जिन पर एक झिल्ली है। तो दो झिल्ली वाले ये हैं और मैम एक झिल्ली वाले ये हैं, और मैम इन चारों, इनको छोड़कर जितने भी हैं, इनको छोड़कर जितने भी हैं वो बिना झिल्ली वाले हैं। बिना झिल्ली वाले जैसे राइबोसोम हो गए, है ना, राइबोसोम हो गए, अभी आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, सेंट्रोसोम हो गए प्यारे बच्चे, लाइसोसोम हो गए, अभी ये सब आप पढ़ोगे, बिना झिल्ली वाले, दो झिल्ली वाले, ये सब आप पढ़ोगे। तो अभी के लिए आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, आपने ये समझा कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें झिल्ली नुमा कोई भी कोशिकांग नहीं है, चाहे एक झिल्ली वाला हो चाहे दो झिल्ली वाला, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इसकी जब बात करते हैं इसमें सब है, यूकैरियोटिक कोशिका में सब है। समझ में आ गई बात? बताओ जल्दी। हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, बिल्कुल सही बात। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, जितने बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ वो फटाफट थम्स अप कर दो। हाँ, आज के लिए इतना ही रहने दे रही हूँ, कोई ज्यादा चीजें मैं आपको नहीं बता के चल रही हूँ आज की क्लास में। एक पॉइंट और है जिसको आपको करना है, एक लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं, फिर कल की क्लास में कोशिकांगों के साथ क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट और कि मैम जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये किसमें पाई जाती है और यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है। तो बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कभी आपको पूछे, एग्जाम्पल कभी आपको पूछेगा तो बताना जीवाणु। तो जीवाणु के अंदर जो कोशिका है ना वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जीवाणु हो गया प्यारे बच्चे, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, किसी के भी नाम के पीछे जीवाणु आ रहा हो उसमें हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यानी जीवाणु में हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल है। तो जीवाणु हो गया, है ना। दूसरा एग्जांपल आपको दे दे, आपको कहते हैं आर की जीवाणु, तो देखो नाम के पीछे जीवाणु आ रहा है, तो आर की बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया, इसमें भी कैसी कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक। तीसरी होती है नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल। तो नीली हरी शैवाल को क्या कहा जाता है, नीली हरी शैवाल का एक और नाम है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न है कि नीली हरी शैवाल का और दूसरा नाम क्या है। बेटा इनको आप लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हो। क्या कहते हो, साइनोबैक्टीरिया। तो देखो नाम के पीछे आ गया ना बैक्टीरिया, नाम के पीछे आ गया ना बैक्टीरिया, तो नीली हरी शैवाल कभी भी पूछे इन्हीं को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो बेटा इनके अंदर जो कोशिका है वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु में होती है, आर की बैक्टीरिया आर की जीवाणु में होती है और नीली हरी शैवालों में होती है। मैम ये किस किस के अंदर होती है, इसके उदाहरण बताकर चलो। तो इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है इसमें अमीबा में, अमीबा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अमीबा में, युगलीना में प्यारे बच्चे, ठीक है, पैरामीशियम में, ठीक है। तो जितने भी आप लोगों के क्या होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, ये सब प्रोटोजोआ है, इन सब में आप लोगों को मिलती है कौन सी कोशिका, यूकैरियोटिक। अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सब में आपको देखने को मिलती है कौन सी कोशिका, यूकैरियोटिक। और मैडम और कौन कौन, और जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, जो बहुकोशिकीय, जैसे कि आप जितने भी प्लांट देखते हो, पादप, पौधों के अंदर यही होती है बेटा, प्लांट्स में यही वाली कोशिका होती है, ये वाली, ठीक है, यूकैरियोटिक। और बेटा जंतु, जितने भी आप जंतु देखते हो, एनिमल, उनमें भी यही वाली कोशिका है। हमारे अंदर भी यही है, तुम्हारे अंदर भी यही वाली कोशिका है। अगर तुम अपने शरीर की कोशिका को देखोगे तो तुम्हारी कोशिका ऐसी दिखती है, ठीक है। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, ये आपकी ही कोशिका है। समझ में आई बात, ये आपकी ही कोशिका है, ये हमारी कोशिका होती है यूकैरियोटिक।
तो ये पेड़ पौधों में और जंतुओं में देखने को मिलती है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है। अब बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? और ध्यान से सुनना है ना, अब ध्यान से सुनोगे आप लोगों को ये बहुत प्रश्न आते हैं पेपर में, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनमें कौन सी कोशिका है? बेटा ये एक कोशिकीय जीव है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, एक कोशिकीय जीव, ये एक ही कोशिका से बने हैं, और जीवाणु भी एक कोशिका से बना है, लेकिन जीवाणु में तो प्रोकैरियोटिक है, और इनमें कौन सी होती है? इनमें यूकैरियोटिक है। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इनमें कोशिका कौन सी है, तो एक कोशिकीय जीव देखकर बच्चे कहते हैं एक कोशिकीय है, इनमें तो चुन्नक सी कोशिका होती है, चुन्नू सी कोशिका तो ये है, इसको लगा जाते हैं। आप ये गलती नहीं करके आओगे, आपको बताना है कि एक कोशिकीय तो होते हो, लेकिन इनमें कोशिका का प्रकार जो है वो यूकैरियोटिक है, क्योंकि इनमें सुविक्षित केंद्रक होता है, केंद्रक के साथ वाली कोशिका है, और जिसमें केंद्रक है वो यूकैरियोटिक है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो बेटा 5 तारीख वाली क्लास अपलोड है, हो सकता है वो ऊपर हो प्यारे बच्चे, ठीक है, वो ऊपर हो, आपको फोल्डर उसका ऊपर चला गया, इसको देख लेना, है ना। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी चीजें, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और जिन बच्चों ने थोड़ा सा परेशानी जिनको आज हुई है, वो थोड़ा सा एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे, बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक बेटा, चलो।